बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो नमस्ते सबको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। पहले एक मंत्र बोल लेता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं, जैसा कि अरुणा जी ने अभी बताया मुझको। मंत्र आज का, ओम सखेत इंद्रवाजिनो माँ भेम शवसस्पते त्वाम अभि प्रणो नुमो जेतारम अपराजितम। नमस्ते। हाँ जी, बताइए इंदिरा जी, बताइए, सॉरी अरुणा जी, आप क्या बता रही थी? पीयूष जी, कल हमने 47 नंबर पे 47 श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन आपसे सुना, उसमें आपने जो दो बातें बताई पूरे एक्सप्लेनेशन की, तो वो दो बातें मेरे माइंड में एकदम फिट हो गई और मुझे लगता है वो इतनी बेसिक है, यानी सभी को वो मालूम होनी चाहिए और जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। वो दो बातें ये थी कि एक तो माइंड में एक चिप बिठाने की जरूरत होती है और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स इन द ब्रेन। व्हेन द थॉट गेट्स क्रिएटेड, इट्स लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ केमिकल। तो अगर फिर एक बार उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि योग दर्शन हमको ये सिखाता है कि रासायनिक इग्निशन, मुझे याद नहीं आ रहा क्या वर्ड है उसके लिए, वो रासायनिक इग्निशन होता है दिमाग के अंदर। ठीक है, हर चीज का, क्योंकि सारा शरीर रसायन का बना हुआ है ना, केमिकली बना है ना सारा शरीर। सारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी है वो सब केमिकली बना हुआ है। तो ये रासायनिक इग्निशन होता है जो कि ब्रेन के अंदर होता है, जो कि एक छोटा सा केमिकल रिलीज करता है हमारे दिमाग के अंदर। ये योग दर्शन हमको बताता है। अब ये करता क्या है कि ये जाकर दिमाग के अंदर जाकर रिलीज करता है, अपने केमिकल को एक्सपैंड करता है, रिलीज करता है मल्टीपल रिएक्शंस। तो उनसे ही सारे काम शुरू होते हैं। योग दर्शन ये कहता है कि जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव, दो किस्म के जो रासायनिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नेगेटिव रिलीज होते हैं और जो पॉजिटिव रिलीज होते हैं, वो सब जाके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बैठते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चीजों को प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज में बैठे भी रहते हैं। जो पॉजिटिव केमिकल्स होते हैं वो सारे हमारे शरीर के अंदर हमारे सुस्वास्थ्य को बनाते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हम इम्यून ज्यादा हों, फाइट कर सकें। हमारे स्वास्थ्य को कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिसको भाई रनिंग करनी है, रनिंग करके अपने अंदर थोड़ी अच्छी बिल्ड करनी है, या जो एक्सरसाइजेस कर रहा है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो सब चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेगेटिव केमिकल्स क्या करते हैं? नेगेटिव केमिकल्स बीमारियां तो लाते ही हैं। नेगेटिव केमिकल्स हड्डियों के जोड़ में बैठ जाते हैं, बोन्स के, हड्डियों के जोड़ में बैठते हैं, वहां से वो अपना काम करते हैं। सो हड्डियों में दर्द, प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, खड़े होने में प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, ये सब चीजें वहां से शुरू होती हैं। हेडेक्स, हेडेक्स भी वहीं से शुरू होती है। तो नेगेटिव केमिकल्स इस तरह काम करते हैं और पॉजिटिव केमिकल्स इस तरह काम करते हैं। मोटी मोटी श्रेणी बता के आपको बताया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनालिसिस किया जा सकता है। अबाउट 11 अलग अलग एनालिसिस तो योग दर्शन ने बताया मुझे। अब होता यह है कि अल्टीमेटली तो एक केमिकल रिलीज होता है जो हमसे सब काम कराता है। इसको समझ लेना चाहिए हमको। इसी तरह तो सृष्टि बनती है ना, ये पूरी क्रिएशन भी तो इसी तरह बनती है ना, कि वो परमात्मा जो है वो अपना एक तेज, अपना एक थॉट, अपना एक चिंतन, अपना एक विचार, अपनी एक इच्छा, ठीक, मरे हुए जो सेल्स हैं, जो कि सोए हुए सेल्स हैं, उनके ऊपर डाल देता है। अब वो सेल्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो कभी पानी बनाते हैं, कभी अग्नि बनाते हैं, कभी पृथ्वी बनाते हैं, कभी जल बनाते, वायु बनाते हैं, कभी आकाश बनाते हैं। करेक्ट?
इसमें इतना मुश्किल क्या है समझने में? वैसे ही हमारे अंदर होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यही कहा गया है कि जैसा हम पिंड में देखते हैं वैसा ही ब्रह्मांड में होता है। तो दिस इज द रियलिटी। अब इसमें समझने की बात यह है कि क्योंकि वो हल्का सा जो केमिकल है ना, वो कहां से आता है ब्रेन में? वो हमारी आत्मा से आता है। ठीक। आत्मा के गुण, आत्मा के गुण क्या है? ये आत्मा के गुण कौन से कहे गए हैं? आत्मा के 6 गुण होते हैं, या 6 लक्षण होते हैं, या 6 लिंग होते हैं। ठीक। लिंग मतलब चिन्ह, साइन। लक्षण जिससे उसको समझा जा सके, गुण उसकी क्वालिटीज। तो आत्मा के 6 गुण, 6 लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? राग द्वेष, सुख दुख, इच्छा प्रयत्न। हर एक आत्मा के अंदर राग और द्वेष होता है। राग अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स, जुड़ाव, किसी भी चीज के साथ चिपक जाना या जुड़ जाना या उसकी तरफ अट्रैक्टेड होना। द्वेष डिस्ट्रैक्शंस, उसका उल्टा डिसलाइक्स। ठीक। ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये द्वेष। तो राग और द्वेष। सुख और दुख, जो अल्टीमेट सुख का अनुभव है या दुख का ज्यादा अनुभव है, वो आत्मा को होता है। शरीर का तो टेम्पररी होता है, क्योंकि शरीर में जो दर्द होती है वो दर्द चली जाती है, टैबलेट खाते हैं निकल जाती है, ठीक हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। आत्मा का जो सुख और दुख है वो इम्प्रेस, अंदर छाप बन के बैठ जाता है। तो राग द्वेष, सुख दुख। और दो कौन से हैं? इच्छा और प्रयत्न, डिजायर्स। जो डिजायर्स बैठी होती हैं ना, छुपी बैठी अंदर होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो डिजायर्स आत्मा का गुण है। प्रयत्न, चेष्टा, एफर्ट, कि मुझे ये काम करने के लिए कुछ करना है। तो वो क्या करना है? कुछ तो करना है ना इसके लिए मेरे को। जो प्रयत्न होता है ना, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, कोई भी हो, प्रयत्न तो सबका है। जानवर भी तो उठता है तो कोशिश करता है कि मैं अपना खाना का जुगाड़ करूं, जो भी खाना है, दाने चुनने हैं या घास खानी है या किसी को शिकार करके खाना है, कुछ तो उसको करना है ना, प्रयत्न करना पड़ेगा उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये आत्मा के गुण होते हैं। ठीक है ना? इन्हीं गुणों के कारण आत्मा की जो इच्छा होती है, उस इच्छा का केमिकल दिमाग के अंदर फीड होता है। और जब वो फीड होता है तो जैसे प्रकृति का नियम है, जैसे वो बनती है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर जैसे ही वो केमिकल फीड होता है, हमारा अंदर अलग 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 सेल्स उस केमिकल से इग्नाइट होके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? क्या काम करते हैं? कल जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो इच्छा होती है उसको फिल्टर किया जाए। ठीक है। मैंने मैंने जब से सृष्टि बनी है, जब से क्रिएशन बनी है, मैंने पता नहीं कितने लाख जन्म ले लिए हैं। इतने लाख जन्म मैं लेता रहता हूँ, मरता हूँ, जीता हूँ, मरता हूँ, जीता हूँ। क्रिएशन की जो एज है, जो क्रिएशन की एज है, कि ये सारी सृष्टि 4,320,000,000 ईयर्स की है। इस सृष्टि में मेरे 60, 70 साल, 100 साल का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई है ही नहीं ना इसका मतलब। तो मैं तो लाखों बार आता जाता रहता हूँ, जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, जन्म लेता हूँ। ऑब्वियसली कि मैंने सैल्वेशन या मोक्ष तो मुझे मिली नहीं है, वरना मैं तो इस बॉडी में बैठ के जन्म नहीं लिया होता मैंने। बड़ी ऑब्वियस बात है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसी 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 कैसे जन्मों की कौन कौन सी इच्छाएं बैठी हुई हैं। मैंने कितने बार कौए का जन्म लिया है, कितने बार मैंने किसी भालू का जन्म लिया है, कितने बार किसी टाइगर का जन्म लिया है, कितने बार किसी और जाति का जन्म लिया है। उसकी सारी इच्छाएं, द्वेष, क्लेश सब बैठे हैं ना मेरी आत्मा पर।
तो मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी इच्छा कब मेरी आत्मा के अंदर से पनप के बाहर निकल के आती है, और उन सारी इच्छाओं का मेमोरी बैंक मेरा चित्त होता है। वो चित्त जो कि मैं प्रकृति से बोरो करता हूं, और क्योंकि वो चित्त प्रकृति से बोरोड होता है, तो वो इच्छाओं का रूपांतरण प्रकृति के रूप में करता है। यानी कि इच्छा की ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल रिसोर्सेज के मापदंड पर ही होती है। जैसे ही मैंने एक इच्छा प्रकट की, वो नेचर में या इस दुनिया में किस तरह से उसका रूपांतरण होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, ये नेचर करती है, क्योंकि नेचर ही कर सकती है उसको। तो नेचर अपने तरीके से ही करती है। कोई नेचर आध्यात्मिक तरीके से तो कर नहीं सकती, परमात्मा के तरीके से तो कर नहीं सकती, नेचर अपने ही तरीके से काम करेगी। तो ये इच्छा जो होती है ना, इच्छा नहीं पता कैसे कब कैसे छुपी पड़ी बैठी है हमारे अंदर। सो जो पहली इच्छा केमिकल रिलीज करती है दिमाग के अंदर, रिलीज होते ही हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि ये केमिकल रिलीज हो गया है। अब उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि उसको रोक दिया जाए, या उसको अटका दिया जाए, या कह दिया जाए कि मेरे को ये नहीं चाहिए। तो यहां पर आ जाती है वो चिप जिसकी कल बात हुई है, कि जैसे ही अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमने जैसे अपने लैपटॉप में एक चिप लगाई हुई है कि मेरे को वायरस नहीं चाहिए, मेरे को वायरस प्रोटेक्शन करनी ही है, आई डोंट नीड दिस थिंग्स, या आई डोंट नीड एड्स, आई डोंट नीड जंक मेल, आई डोंट, इतनी चीजें होती हैं जिनको हम चिप से अटकाते रहते हैं ना। वही एक चिप हमको अपने दिमाग में लगानी है कि इच्छाओं का कोई पता नहीं होता कि कब क्या उठेगी, कब कहां से क्या आएगी, कुछ नहीं पता। बट आई नीड टू ब्लॉक, आई नीड टू हैव अ फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर सारा कचरा अटक जाना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस जीवन में और इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर है, आप कितनी बड़ी लिस्ट प्रिपेयर करके, कितना मोटा एक छोटा सा वो जो चिप लगाने वाले हैं उसकी कितनी जीबी होनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या लगा सकते हैं। मुझे भूख प्यास भी नहीं चाहिए, ये भी आप कह सकते हैं। आप देखेंगे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी लिस्ट आप बना लीजिए कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो मेरे दिमाग को खराब करती हैं, दूषित करती हैं, गलत तरफ लेके जाती हैं, मुझे नहीं चाहिए। ब्लॉक करना शुरू करेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन कई बार क्या होता है, कई इच्छाएं जो होती हैं ना, वो बहुत प्रबल होती हैं, बहुत स्ट्रांगली अंदर बैठी होती हैं। तो वो बंगला में एक वर्ड यूज होता है, मुझे इसका हिंदी इक्विवेलेंट मिला नहीं कभी। बंगला में एक वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं मोरन कामोड़ो, कि जो मरने वाला होता है ना, वो और जोर से बाइट करता है। कि जब सांप या बिच्छू मरने वाले होते हैं ना, तो उल्टी तरह उल्टे पलट के और स्ट्रांगली अटैक करते हैं, और स्ट्रांगली अटैक करते हैं। ये उसकी टर्मिनोलॉजी है बंगला में, मोरन कामोड़ जिसको बोलते हैं। ये इच्छाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। कई इच्छाएं जो बहुत प्रबल होती हैं, आप उसको रोकते रहिए, रोकते रहिए, रोकते रहिए, वो फिर पलट के बहुत जोर से अटैक करती हैं। फिर वो इच्छा आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त सडनली उठ के खड़ी हो जाती है अंदर से। अनप्रिपेयर्ड हैं आप बैठे बिल्कुल, मगर अंदर से उठ के खड़ी हो जाएगी, एंड विल फोर्स यू टू एक्ट। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी द मोस्ट केयरफुल। कि मैंने तभी आपको ये करना पड़ेगा कि चुपचाप ठंडे दिमाग से बैठ जाइए, सकम्ब मत होइए, डोंट सकम टू इट, और फाइट करिए। जब आप उस लास्ट अटैक को फाइट करेंगे, तब वो इच्छा मरनी शुरू होगी, तब वो नहीं आएगी। ये काम होगा उस फिल्टर का, उस चिप का जो आपके दिमाग में बैठेगी, क्योंकि वो आपको बताएगी कि ये वायरस आ रहा है। लेकिन कितने स्ट्रॉन्ग वायरसेस दुनिया में फैले हुए हैं, वो आ ही जाते हैं अल्टीमेटली। फिर भी हमको अपने लैपटॉप को, फोन को रिपेयर के लिए ले जाना पड़ता है।
कि भाई इतना कोशिश की, पता नहीं कहाँ से आ गया। ये पता नहीं कहाँ से वाली इच्छा के साथ होता है। पता नहीं कहाँ से दिमाग में ये इच्छा उत्पन्न हो गई। कौन-सी हो गई? जिसकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी मेरे को, ज़िंदगी में नहीं थी मुझे ज़रूरत कभी इसकी। और मुझे शर्म भी आएगी कि मैंने ऐसा कैसे सोचा या किया। लेकिन फिर भी वो इच्छा प्रकट हो जाती है, क्योंकि पता नहीं कौन से जन्म की कब की बैठी हुई है, नहीं पता। वो आत्मा के अंदर छाप बन जाती है। उसी को तो हम संस्कार कहते हैं ना, जो बैठ जाते हैं अंदर। तो ये काम है केमिकल, जो कि दिमाग के अंदर आएगा और दिमाग के अंदर आकर हमसे काम करवाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ एक केमिकल रिलीज़ के साथ होती है, रसायन प्रक्रिया, ठीक? केमिकल इग्निशन। और उस चीज़ को हमको फ़िल्टर करना पड़ता है। देखिए, हम और आप जो हैं, हम जो हैं, इंसान जो है, ये ज़िंदगी में फ़िल्टर करना बड़े छोटी उम्र से, बचपन से सीख जाता है। क्योंकि हमको बताया जाता है सोशल नॉर्म्स के अंदर कि भैया ये करो, ये मत करो। कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, बेटी तुम ऐसा नहीं बोल सकती, तुम ये नहीं काम कर सकते। मेरे को याद है एक बार हमारे घर में, मैं बहुत छोटा था तब, हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे। और वो जो गेस्ट आए थे, पता नहीं कोई कज़न रिलेटेड कौन थे, मुझे नहीं याद, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन वो गेस्ट जो आए थे, वो हमारे बाहर वेरांडे के बाहर जाके खिड़की के बाहर मुँह करके सिगरेट पीने लगे। अब जैसे ही वो अगले दिन शाम हुई या जब भी हुई, मेरे फादर-मदर घर में बैठे थे, तो बच्चों ने कहा, तो मैंने कहा, "तो ये बड़े बुरे खराब आदमी है, ये सिगरेट पीता है।" मैंने मुँह पे बोल दिया। तो मुझे बहुत डाँट लगी। तो डाँट जब लगी तो मैंने सोचा कि क्या बात है, मेरे को बताया गया फैमिली के अंदर कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बहुत बुरी बात है, ये अच्छे लोग। और भई आप कह रहे हैं अच्छा आदमी, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, एक फ़िल्टर दिमाग में लगाना पड़ता है ना। समझ में आ गया कि ठीक है, बुरा है, लेकिन आप मुँह पे नहीं बोल सकते इस बात को। पहला एक उस बचपन की उम्र में, छोटी उम्र में एक फ़िल्टर दिमाग पे लग गया। हमको सबको फ़िल्टर्स की आदत होती है। सोशल हमको देती है फ़िल्टर। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस आदमी को जाके गोली मार दूँ, पर मैं नहीं मार सकता, क्योंकि वो फ़िल्टर तो लगा हुआ है ना दिमाग पे, कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये जो होता है ना, हमको इसकी आदत होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ये हमको आदत है। तो इसी आदत को अपना लीजिए, पकड़ लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोल करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके बैठाइए। कि हाँ, ठीक है, अब तक मैंने जो किया है, वो सोसाइटी जो मुझे मना कर रही थी या जैसा चाहती थी वो किया, माँ-बाप ने जैसा कहा वो किया, मेरे प्रोफ़ेशन ने जैसा मेरे ऊपर बताया कि तुमको ये नहीं करना, ये करना, वैसे मैंने किया। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में अब मुझे अपनी ज़िंदगी में ये कुछ एडिशंस करनी है इसमें। क्या एडिशंस करनी है कि अब मेरे पास जो मेरी अपग्रेडेशन होगी उस चिप की, उसकी तरफ मुझे ध्यान देना है। कि इतने दिन तक ठीक है, मैंने अपने दिमाग में, कि मेरे दिमाग में तो कभी आता नहीं है कि मैं किसी को जाके गोली मार दूँ। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने इतने दिनों तक तो उसको ठोक के, बजा के अलग किया हुआ है कि भाई निकल जाओ मेरे दिमाग में, इसकी जगह नहीं है। तो नहीं आता ना। तो अब मुझे कुछ और एडिशंस करनी है इसमें। क्या करनी है? बस यही सारी बातें हैं। आप चुन लीजिए जो चुनना है आपको। कि मैंने सारे काम निष्काम कर्म करने हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगली स्टेज जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बचपन में तो आसान होता है। बचपन में अडैप्ट करना सब कुछ आसान होता है। स्कूल में भी आसान है, कॉलेज में भी आसान है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी आसान है, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड गए हैं ट्रेन होने के लिए। जब आपको किसी ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, तो आप प्रिपेयर्ड जाते हो, हाथ में किताब, नोटबुक लेकर, पेन लेकर कि मुझे ट्रेन होना है, यूनिफ़ॉर्म पहन के पहुँच गए कि भई यहाँ ट्रेनिंग लेनी है मैंने। अब प्रिपेयर्ड हो मेंटली। यहाँ तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो नहीं, अब आपको होना पड़ेगा। तो जब मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि अंदर की सारी चीज़ें शीशे में दिखनी शुरू हो जाएँगी। कि ओहो! मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये इतनी खराब बात है, कि मेरे अंदर ये इतना ज़्यादा गलत चीज़ जो है वो भरी पड़ी है। अब इस पर मैं फ़िल्टर तो लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक तो मैंने इतना गलत किया ही है ना। तो ये सारी चीज़ें अंदर की दिखनी शुरू हो जाएँगी। मगर ठीक है, हिम्मत है, लगाइए फ़िल्टर। सो वो फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़िल्टर ही है जिसको मैंने कहा कि चिप, जैसे कंप्यूटर में एक चिप लगा लेते हैं, दिमाग में एक चिप लगा लीजिए।
कि आज के बाद ये गलत चीज, ये गलत काम, ये गलत बात मैंने नहीं सुननी, मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? होता है ना, हमारे सामने इतनी चीजें आती हैं, हम कहाँ सब कुछ देखें, इतनी किताबें मिलती हैं, हम कौन सी सब पढ़ते हैं भाई? नहीं करते ना हम। इतनी चीजें चलती रहती हैं, टीवी में इतना कुछ अवेलेबल है आपको, आप कितना कुछ दुनिया का देख सकते हो, हम नहीं देखते ना, हम तो फिल्टर करते ही है ना। तो वही चीज है कि भाई मेरे को ग्रेजुअली करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, या इस बार ये किया, अगली बार कुछ और करूंगा, उसके बाद कुछ और करूंगा। तो ये चिप एक बहुत जरूरी है दिमाग में लगा लेने के लिए। यही भगवान कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं गीता में, कि तू कर्म तो करेगा, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस है बाकी चीजों का, उसको हटा दे। ये जो तेरे दिमाग में बात बैठी हो है कि मैं कर्म करूंगा ही इसलिए कि मेरे को ये फल मिलेगा, इसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दे, इसको हटा दे तू दिमाग से। यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। यही समझना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने, सबने, आपने, मैंने, सबने, हमने जितने काम किए हैं दुनिया में, फल की एक्सपेक्टेशन के साथ ही किए हैं। हम लोग कोई काम करते ही नहीं बिना फल की एक्सपेक्टेशन के। हम हर एक चीज में कुछ ना कुछ, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे हम हर एक चीज में अपनी कैलकुलेशंस, अपना दिमाग, अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा के ही रखते हैं। हम उसके बिना कोई काम ही नहीं करते। थोड़ा ट्राई करके देखिए कि बिना फल के एक्सपेक्टेशंस के काम कैसे होते हैं। कि फल क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। मुझे उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके साथ अटैचमेंट्स, फल के साथ अटैचमेंट, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है। बहुत मुश्किल है इसको निकालना, क्योंकि सब फलों के साथ अटैचमेंट होती है ना। $5 के इन्वेस्ट करेंगे तो 8 मिलेंगे, तो 3 के साथ तो अटैचमेंट हो गई पहले ही। नहीं मिलेगा तो कितना दुख होगा। ठीक है ना? अटैचमेंट तो पहले ही हो जाती है ना। तो उससे अटैचमेंट, यही अपने दिमाग में अर्जुन को बैठाना है कि फल की एक्सपेक्टेशन और फल के साथ अटैचमेंट, ये दोनों तुझे छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? वर्ड क्या यूज किया है? वर्ड यूज किया है अधिकार। ठीक है ना? अधिकार, अधिकार, अधिकार क्या है? अधिकार राइट नहीं होता। हमारे भाषा में, हमारे यहाँ पर राइट्स नहीं होते। हम कहते हैं मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, हम कहते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ राइट्स नहीं होते। हमारे यहाँ ड्यूटीज होती हैं पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पहले, जिम्मेवारियां पहले आती हैं, उसके बाद आते हैं हमको क्या उसके बदले में या क्या मिलने वाला है। क्योंकि हमको फल तो चाहिए नहीं ना, फल की एक्सपेक्टेशन हमारे पास है ही नहीं सोसाइटी। तो अधिकार राइट की तरह यूज तो होता है, लेकिन अधिकार कंट्रोल होता है। अधिकार शब्द कंट्रोल, कहते हैं ना अधिकारी, अधिकारी ये फलाना अधिकारी, फलाना अधिकारी मतलब जो कंट्रोल करता है। तो तुम्हारे हाथ में कर्म करना, तुम्हारा कंट्रोल है उसके ऊपर। क्यों है? क्योंकि तुमको मनुष्य बनाया है तो तुम्हारा कंट्रोल है। अगर तुमको मनुष्य की जगह कोई जानवर बनाया होता तो तुम्हारा कंट्रोल होता ही ना। पर तुम्हारा कंट्रोल है क्योंकि तुमको इंसान बनाया है, आदमी बनाया है। तो वो कंट्रोल अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर तुझको कोई कंट्रोल नहीं है। यू हैव नो कंट्रोल। बिल्कुल सच बात है ना, कि बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं। कहाँ है कंट्रोल? कौन कंट्रोल कर सकता है? नहीं है ना। तो फिर यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि फलों पर मेरा क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो उन फलों के लिए मैं उलझ के सारी जिंदगी फाइट करके, लड़ाई करके नहीं रह सकता। तो मेरे कर्म सारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। फिर मैं कर्म ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो हर वक्त कर्म फल पे ऊपर ध्यान लगा रहेगा। तो मैं कर्म कहां से करूंगा? वो है ही नहीं मेरे हाथ में, मगर मैं लड़ता रहता हूं उसके लिए।
जो है नहीं उसके लिए मैं लड़ता रहता हूं। तो ये समझना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कर्म का फल और फल की अटैचमेंट, सारी दुनिया कोई काम नहीं करती जब तक कि उसको उसके फल का पता नहीं होता और फल से अटैचमेंट नहीं होती। सारी दुनिया नहीं करती काम, हमने भी नहीं किया, सारी जिंदगी इस तरह बिताई है हमने। तो इसको अब सोचिए और इसको समझिए कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो ये भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं उसको, और उसके साथ ये समझा रहे हैं कि जो थॉट तेरे दिमाग में आएगा वो एक बीज की तरह है, वो बर्बाद नहीं होता। कंट्रोल योर थॉट्स। इसीलिए कंट्रोल योर थॉट्स, क्योंकि वो बीज की तरह है और वो कभी बर्बाद नहीं होगा। तो क्योंकि बर्बाद नहीं होगा, कभी ना कभी पनपेगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि वो इच्छा की तरह थॉट बैठ जाता है दिमाग के अंदर, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी ना कभी पनपता है। इसीलिए इसीलिए वो एक फिल्टर, एक चिप लगानी पड़ेगी दिमाग में, जो हमारे उस थॉट को कंट्रोल करेगी जिसको नहीं पनपना चाहिए। हाँ, अरुणा जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? नहीं, आप एक बात बताते हैं तो हमें आपने ही बताई हुई दूसरी बात से भी कनेक्ट हो जाते हैं हम। आपने दूसरी बात बताई थी, उससे वो थी जिससे मैं अभी कनेक्ट हो गई, कि जिंदगी भर जब हम अगर ये फिल्टर नहीं बिठाएंगे तो पूरी जिंदगी तो हमारी गलत तरीके से बीतेगी, लेकिन अंत समय में भी जब भगवान का स्मरण होना चाहिए प्रयाण काले, वो भी नहीं होता। आपने एक सच्ची घटना भी बताई थी कि नहीं होता। फिर जब हम पूरी जिंदगी इस तरह से गलत तरीके से बिताते हैं, तब मृत्यु के समय भी हमें परमात्मा का स्मरण नहीं होता। तो वो भी होने के लिए ये जरूरी है फिल्टर बिठाना। बिल्कुल ठीक बात। उसके लिए भी तो एक केमिकल है ना जो रिलीज करना पड़ेगा। वो भी तो एक थॉट केमिकल है ना, जो रिलीज होना ही चाहिए। बराबर। नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, वो थॉट ही नहीं आएगा दिमाग के अंदर, वो इच्छा ही नहीं होगी ना। इच्छा तो होनी चाहिए ना अंदर। वो आत्मा में अगर इच्छा ही नहीं, देखिए आप और हम ये बात तो कर रहे हैं, इस दुनिया में जो 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने इंसान सोचते भी हैं कि मुझको मरते वक्त परमात्मा का नाम लेना है? नहीं सोचते। ठीक है, आप 5% पॉपुलेशन भी नहीं निकाल सकते जो ऐसा सोचते हैं, 5% भी नहीं। तो ज्यादा पॉपुलेशन इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती, सोचती भी नहीं है, उसके उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। और जो सोचते भी हैं वो ये सोचते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण कहेंगे आगे जाकर, कि वो सब लास्ट मिनट पर टाल देते हैं कि जब अच्छा जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। जब तब यही बात है ना कि जब लास्ट मिनट पे टालोगे तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि आदत ही नहीं है ना शरीर को, वो थॉट ही नहीं है अंदर। जो थॉट ही नहीं है वो कहां से आएगा उस वक्त? उसको तो हमने निकाल के बाहर, धक्का मार के बाहर रखा हुआ कि मत आ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त। एग्जैक्टली वही बात है। इस पर आएंगे भगवान कृष्ण, इस पर बात करेंगे, समझाएंगे इसके बारे में आगे जाके। हाँ जी। हाँ जी, कोई और बात कहनी है, पूछनी है तो ये आगे बढ़ते हैं, बताइए। मुझे जब आपने कहा कि जब आप अपने शीशे में देखते हो, फिर आप देखते हो कि अच्छा इतने सारे नेगेटिविटी भरी हुई है, तो मुझे एक दोहा याद आता है कबीर का कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा बिल्कुल न देखा कोई, बिल्कुल जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बिल्कुल दिस बिल्कुल यही वर्ड्स होता वेरी। है। ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है ये कबीरदास ने ऐसे ही नहीं लिखी है, बिल्कुल रियलिटी है। तभी तो कहते हैं ना कि एक फिंगर जो बाहर जाती है तो 3 फिंगर अपनी तरफ घूमती हैं। हाँ जी। तो यही होता है रियलिटी में। हाँ जी, कोई और बात, कोई और कमेंट, शुरू करें अगले श्लोक पर फिर। तो अरुणा जी 48, कोशिश करते हैं 48 49 दोनों को कर लें आज। तो आप 48 और 49 को पढ़िए, फिर उसको जी। सर हम डील करते सर हैं। मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ हाँ, श्वेता जी जरूर।
सर जैसे आपने बताया कि अभी वो थॉट्स जो होता है वो एक सीड की तरह होता है, तो बट इफ समथिंग हैपेंस इट कम्स ऑटोमेटिकली इन द माइंड। आप कितना भी कोशिश कीजिए वो थॉट तो ऐसे नहीं जाता है ना, एंड ऑब्वियसली एक थॉट आता है तो उसके पीछे 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 फिर वो हम वी स्टार्ट क्रिएटिंग इट। तो वो फर्स्ट सीड को ही हम कैसे कैसे नहीं प्लांट करें, उसको कैसे वही तो, कंट्रोल कर सकते देखिए हैं? वही तो बात है ना सारी। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इच्छा है वो तो आत्मा में बैठी हुई है। अब आत्मा जब शरीर पाती है, जैसे ही आत्मा को शरीर मिलता है, तो आपने आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाती है, शुरू कर देती है। इच्छा उसके पहले ही शुरू कर देती है। जैसे ही किसी की आत्मा किसी के पेट में जाती है, वो पेट के अंदर से ही अपनी डिमांड्स शुरू कर देती है कि माँ को कहती है कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है, तो माँ वो उस टाइप का खाना खाना शुरू कर देती है। तो आत्मा तो अंदर शरीर के जैसे ही उसको थोड़ा सा शरीर मिलता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है, इच्छाएं जो बैठी हुई। अब उन इच्छाओं को, जैसे आपने बताया कि थॉट को कैसे उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि थॉट तो आ ही जाता है, तो उसको ही स्टॉप करने का यही तरीका है। योग दर्शन में मैं थोड़ा सा और आपको इसको समझा देता हूँ। योग दर्शन में इसका एक तरीका, मोडस ऑपरेंडी समझाया गया है। योग दर्शन कहता है कि जब आपके दिमाग में आपको पता चल जाता है कि मेरे पास ये चीज है जो मेरे को कॉन्स्टेंटली मेरी हैबिट है या मुझे डिस्टर्ब कर रही है, एक थॉट आया, और उस स्ट्रीम के, उस टाइप के और थॉट्स आते जाते हैं। मुझे थॉट हर बात पे गुस्सा आ जाता है। मैं जैसे ही किसी की बात सुनता हूँ, घर में इधर उधर बाहर, मैं बहुत जल्दी गुस्सा मुझे चढ़ जाता है। तो अब पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि ये गुस्सा मुझे क्यों आता है, मुझे नहीं आना चाहिए। तो योग दर्शन कहता है कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर, अपनी तरफ, अपनी आदतों की तरफ, अच्छे बुरे हर तरफ से न्यूट्रल होकर, इस चीज को जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, सामने लटका के रख दीजिए। उसको स्टडी करिए कि तू कौन है, तू गुस्सा है, तू अभिमान है, ईगो है, तू मिथ्या वचन है कि मैं झूठ बोलता हूं, क्या है तू, क्यों है? या तो मेरी ये हैबिट है कि मेरे को रोज सुबह शाम ये खाना जरूर चाहिए, क्या है ये? इस चीज को अपने सामने लटका के रख दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि ये क्या है, क्यों है? वाई डू आई कीप लुकिंग गेटिंग इट कॉन्स्टेंटली इवन दो आई डोंट वॉन्ट इट? ऑब्वियसली नाउ दैट आई एम स्टार्टेड स्टडिंग इट, अब जब मैं उसके अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, समझ रहा हूँ उसके बारे में, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तभी तो मैं समझ रहा हूँ तो क्यों आती है मेरे पास। अब ठंडे दिमाग से उसके ऊपर चिंतन करिए, न्यूट्रल होकर चिंतन करिए कि मैं नहीं हूं, मैं पीयूष नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं जो इसके ऊपर चिंतन कर रहा है। मैं एक न्यूट्रल हूं, मैंने किसी और को कह दिया है, मैंने अपने फादर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर, किसी और गुरु को कह दिया कि तुम इसको स्टडी करो, वो कर रहा है स्टडी। मैं नहीं हूं, मैं इसको सिर्फ स्टडी कर रहा हूं। जब उसको आप स्टडी करेंगे तो उसके बहुत सारे फ्रैक्शंस टुकड़े समझ आने लगेंगे कि ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे टाइम में मेरे को गुस्सा आता है, ऐसी चीजों पे मेरे को गुस्सा आता है, ऐसी बातों से मेरे को गुस्सा आता है, मैं ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, मैं वर्बली करता हूँ, या मैं क्वाइट रह के करता हूँ, या मैं फिजिकल हो जाता हूँ। आस्ते आस्ते उसके टुकड़े आपको समझ आने लगेंगे। जब टुकड़े समझ आने लगेंगे तो उनके टुकड़ों को अलग कर दीजिए, डिसइंटीग्रेट कर दीजिए। जब डिसइंटीग्रेट करेंगे तो उसका फॉल बैक भी आपको समझ आने लगेगा। मतलब ये समझ आने लगेगा कि जो मैं वोकली बातें करता हूं, जब मैं गुस्सा होता हूं, तो उसका ट्रैक डाउन कहां जाता है कि मैं एक बहुत फियर्स इस टाइप का इंसान किसी जन्म में था, या होगा, या रहा हूंगा, या मैं इस किस्म का एक एनिमल था, या मैं ऐसा एक कुछ और था। कहां कहां से चिपका हुआ है मेरी आत्मा में ये, वो खुलने लगता है, वो खुल जाने लगता है आपके पास। जब वो खुलने लगता है
तो ये जरूरी नहीं है कि पुराने जन्मों में देखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये राज खुलने लगता है कि चिपका हुआ है कहीं से आकर मेरे पास। जब वो खुलने लगता है तो आपके पास एक हाथ में कैंची आ जाती है उसको काटने के लिए, कि ठीक है अब पता चल गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, काट के इसको बाहर फेंक दो, पुट इट इन द रबिश, आई डोंट वांट इट। जब आप इस तरह से उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं तो वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। हो सकता है कि इसके लिए आपको 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 6 महीने लगे, ये नहीं पता, लेकिन इसका ये तरीका है, इसको करने का ये तरीका है। दिस इज द मेंटल, दिस इज हाउ वी कैन रिपेयर आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली। जो योगी लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो यही काम करते हैं। वो जब तप में बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो यही काम शुरू करते हैं। ये ठीक है कि वो परमात्मा का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये काम करते हैं, नहीं तो आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, समाधि कैसे होगी? समाधि का मतलब समाधान, सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं इस झमेले से, ब्रह्म चक्र के झमेले में से बाहर निकलना चाहता हूं। तो ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे होगी? जब तक कि आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, जब तक दिमाग के अंदर जितने उल्टी सीधे इच्छाएं चल रही हैं, कामनाएं चल रही हैं, वो खत्म नहीं होंगी। जब तक ये कामना है कि नहीं भाई बाकी सब तो मुझको नहीं चाहिए, पर मेरे को एक BMW जरूर चाहिए थी, तो ठीक है भाई, फिर मुक्ति पाके क्या करोगे? अगले जन्म में आओ BMW लेने के लिए। जब तक कामनाएं बंद नहीं होंगी दिमाग के अंदर, तब तक कहां से मुक्ति मिलेगी? और ये इच्छाएं और कामनाएं कैसे खत्म होंगी? जब तक कि उनको फेस नहीं किया जाएगा, टिल यू डोंट कैच द बुल बाय द हॉर्न। व्हेन यू कैच द बुल बाय द हॉर्न, द बुल कम्स अंडर योर कंट्रोल। तब पता चलता है कि ये जो इच्छा है मेरी, ये मैं इस तरह इसको कंट्रोल करूंगा, इस तरह इसको पकड़ के नीचे दबा दूंगा, फिर वो दोबारा उठ के आपके पास नहीं आएगी, फिर वो आपकी दासी हो जाएगी, फिर वो पूछेगी मैं आऊं या नहीं आऊं। जब वो पूछेगी कि मैं आऊं या नहीं आऊं, आप उसको कहेंगे नहीं आओ, आई डोंट नीड यू एनी मोर इन माई लाइफ। यही समाधान है, इसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। पहली समाधि की अवस्था तो यही होती है। 2 समाधि की अवस्थाएं बताई हैं योग दर्शन ने। पहली अवस्था तो यही होती है कि मैं प्रिपेयर कितना हूं, मैं कितना रेडी हूं खुद। अगली अवस्था होती है कि अब मैं इस स्टेज पर आ गया हूं कि मुझको मैं भी नहीं चाहिए, अब मुझको अपना कुछ नहीं चाहिए, अपनी आत्मा की भी मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझको केवल और सिर्फ परमात्मा की जरूरत है। वो सेकंड अवस्था होती है, मगर उस अवस्था में आप आ ही नहीं सकते जब तक पहली स्टेज को क्रॉस नहीं करते आप। तो ये तरीका है कंट्रोल करने का और रेमेडी करने का, ठीक करने का। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कितने दिन, कितने साल, कितने जन्म लग जाते हैं इसमें, मगर शुरू करिए। अगर शुरू करेंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगी, दोबारा आपको टाइम मिलेगा, फिर आपका मन दिमाग इसी तरफ लगेगा, क्योंकि आत्मा की इच्छा, वही बात है ना कि जब ये इच्छा की स्टैंप अंदर बैठ जाएगी कि मुझे ये चाहिए, तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि आत्मा की इच्छा होगी। जैसे इच्छा बैठी हुई है कि अंदर हमको कि मेरे को भाई पनीर बटर मसाला ही चाहिए रोज, या मेरे को रोज मर्सिडीज ही चलानी है, तो इच्छा बैठी है ना, उसी तरह से ये इच्छा बैठ जाएगी कि नहीं मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, कि मुझे अपनी सारी गलतियां, सारी इच्छाएं, सारी बुराइयां सब दूर करनी है। ये भी तो एक इच्छा है ना, वो भी इच्छा बैठ जाएगी कि मुझे अपना नहीं परमात्मा चाहिए, मुझे अपना ईगो नहीं चाहिए, बहुत जी लिया इसके साथ, बहुत जन्म बिता लिए इसके साथ, अब नहीं चाहिए। तो जब ये बैठेगी इच्छा, ये भी तो एक इच्छा है, तो जब ये इच्छा बैठेगी, गूढ़ हो जाएगी, डीप हो जाएगी, ये इच्छा जब एकदम डीप होकर बैठ जाएगी शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, शरीर के थ्रू आत्मा के अंदर,
जब ये बैठेगी तो फिर ऑब्वियस है कि जब अगला जन्म लेंगे तो यही इच्छा प्रकट होकर सामने आ जाएगी, जैसे बाकी इच्छाएं आती हैं ये भी आएगी, क्योंकि आत्मा पे ये बैठ गई है इच्छा। तब सीधा रास्ता खुलेगा, तब गलत चीजें आएंगी नहीं और दिमाग है। तो ये करेक्शन का तरीका योग दर्शन में इस तरह बताया गया है अबाउट जो दिमाग में सडनली पॉप अप हो जाते हैं ख्याल, उनको कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है। पहला तो ये है ही कि आपने जैसे ही उसको देखा कि मेरे दिमाग में कोई ख्याल पॉप अप हो रहा है, ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि आप कंट्रोल तो करते ही हैं उसको, आप ऑब्वियसली कंट्रोल करते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई है, पर मैं नहीं, आई इट्स नॉट फिट, आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट, आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट, ये चीजें दिमाग में आती हैं, हम कंट्रोल तो करते ही हैं। तो पॉपअप्स को जितना भी आप रोकेंगे, जितना धक्का लगाएंगे, उनकी ताकत उतनी कम होती जाएगी। आप अपने आप देख लीजिए कि जब आप 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के थे, तो जिस किस्म के ख्याल दिमाग में आते थे, आज तो नहीं आते ना, अब तो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने उन ख्यालों को सिस्टमैटिकली बाहर निकाल के फेंक दिया था कि आई डोंट नीड दिस, आई डोंट वांट दिस, कि इसकी कोई जगह नहीं है, सोसाइटी में जगह नहीं है, मेरी लाइफ में जगह नहीं है, एज में नहीं, मेरे प्रोफेशन में नहीं, जो भी है जगह नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो हमको पता है ना कि हम जो पॉपअप्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये तो हमको पता है, हमको आदत है। तो इसी तरह से जो भी पॉप करके दिमाग में ख्याल आता है, उसको रोकने की एक प्रैक्टिस, एक हैबिट, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर ये सोचते रहिए कि किसको पॉप, कौन से थॉट को रोकना है। तो ये रेमेडीज, इवेंचुअल रेमेडीज, इमीडिएट रेमेडीज, ये तरीका है। श्वेता जी, हैव आई बीन एबल टू आंसर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, कहीं बहुत कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने? ना 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 ना, इट्स वेरी वेरी क्लियर, pretty क्लियर। फिर भी फिर भी कुछ दिमाग में होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जब ऐसे बोलते हैं ना कि जिस चीज को आप ज्यादा चाहेंगे कि ये मैं नहीं सोचूं, वो बार बार आता है, बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो पलट के ज्यादा जोर से आता है, जी यही जी मैंने बताया ना आपको कि वो पलटता है और ज्यादा जोर से आता है ना, फिर उसको दोबारा निकालना पड़ता है, धक्का लगा के बाहर निकालना पड़ता है, निकालते रहना पड़ता है। ठीक है ना? जी जी जी। हाँ मनीषा जी। हाँ पीयूष जी, नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते मेरा जी। एक छोटा सा ख्याल था कि जो हमारी सोच है ना, वो टोटली डिपेंडेंट होती है हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे आउटलुक पे, हमारे जो क्या कहना चाहिए, जो कि हमारी व्यू पॉइंट है, हमारा एटीट्यूड है, इन सब पे हमारी सोच डिपेंड होती है। और इसीलिए अपने आप पर काम करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट वी आर इज ऑल्सो, व्हाट इज डायरेक्टिंग व्हाट वी थिंक। तो हमारी सोच और ऑल्सो द सेकंड पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, कि हम जो आसपास जिस माहौल में पले बड़े हैं, जो हम आसपास देखते हैं, सुनते हैं, वो भी हमारी सोच अक्सर बन जाती है। आजकल बहुत सारी नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है मूवीज में और टीवी पे, और सिविलाइजेशन की जो सिग्नल्स हैं, जो मीडिया के सिग्नल्स हैं, वो सारे आपको यही कहते हैं कि आगे बढ़ो, कंपेटिटिव हो जाओ, किसी की भी गर्दन पे अपना पाँव रख के आगे बढ़ो, ये करो, वो करो। ऐसी-ऐसी सोच जो कि काफ़ी सोसाइटी आपको नॉट ओनली अलाउ करती है, लेकिन पुश करती है सोचने में। तो वी हैव टू आल्सो वर्क आउट अपना इनर कोर क्या है, व्हाट आर वी ऑन द इनसाइड, और क्या हमें सोचना है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर वी, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डू वी वांट टू देन बेसिकली गिव इनटू। क्योंकि हम जिस प्रकार के इंसान होंगे, उसी प्रकार की हमारी सोच भी हो जाएगी मेरे, आई फील टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो कहते हैं कि इसलिए साइकोलॉजिस्ट ऑलवेज है कि यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ, कि आपके कहाँ ख्याल जा रहे हैं, वो ख्याल वहाँ क्यों जा रहे हैं, what is it that is driving you to think like that, to feel like that, uh, to want things like that. I think वो काफी important है। What do you think? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीषा जी। पहली बात तो यह है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। हमारी पर्सनालिटी वही है जो हम चुनते हैं अपने लिए और जो हम हैं। तो हम क्या होता है कि जब हम अपना सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं,
और संसार में आते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर में ही हमारा सारा कुछ छिपा हुआ है। वही माइंड, वही इंटेलेक्ट, वही चित्त, वही अहंकार। तो हमारी जो ईगो सिस्टम है वो तो वही चल रही है ना, जो पहले भी थी, उसके पहले भी थी, उसके पहले भी थी। तो वही हमारी पर्सनालिटी बिल्ड कर रही है, यही हमारी इंडिविजुअलिटी है। इसीलिए हर इंसान अलग होता है। हर एक इंसान इसीलिए अलग होता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। और वो पर्सनालिटी अलग क्यों है? इवन दो आई मे बी बोर्न एज अ ट्विन, बट माई पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम माई ट्विन। ठीक है ना? क्योंकि मैं अलग हूं, क्योंकि मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरा मन सब अलग अलग है। तो पर्सनालिटी तो वही होती है जो कि मैंने इतने जन्मों में बनाई है अपने लिए। तो उस पर पर्सनालिटी को, हाँ जी, उस पे भी काम किया जा सकता है। हाँ, उस पर्सनालिटी को भी तो मैं कॉन्स्टेंटली ऑल्टर करता ही रहता हूं ना। जब मैं नया इंटेलेक्ट, नया ज्ञान, कोई भी नया नॉलेज अडॉप्ट करता हूँ, पाता हूँ, तो ऑब्वियसली उस पर्सनालिटी को तो मैं चेंज कर रहा हूं ना। अब मुझे जब नया सेल फोन मिल गया है तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया ना। पहले तो मैं वो डायल करने वाला काला फोन उठा के बात करता था ना। अब मैंने सेल फोन उठा लिया ना, तो अब मेरी पर्सनालिटी में अंदर आ गया वो कि मेरे को ये चाहिए, पॉकेट में रहना चाहिए मेरे हमेशा। आ गया ना पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी। तो मैं अपनी पर्सनालिटी को भी तो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता हूँ। तो वो भी तो मेरे हाथ में है। कर लो भाई, अपने हाथ में है। और जहां तक एनवायरमेंट का सवाल है, जहां तक अपने आसपास का समाज और सोसाइटी का सवाल है, ठीक है, मैं और आप, हमने शायद ये जन्म नहीं लिया हुआ कि हम इस दुनिया को, इस समाज को बदल सकते हैं। हम नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं है ये। और इसमें सच्ची बात है कि नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, हमेशा ज्यादा ताकतवर होती हैं, और वो बहुत ज्यादा रूल करती हैं। लेकिन हमको जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में सिखाया गया कि तुमको इसी तरह आगे बढ़ना है, तुमको यही काम करना है, तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते हो, तो हमारे पास तो ये चॉइस होती है ना। पहली होती है कि हम उस किस्म के प्रोफेशन को अडेप्ट करें या ना करें। नंबर वन चॉइस। नंबर टू चॉइस, उस प्रोफेशन में आने के बावजूद हम कितना ज्यादा अपने आप को उसके नेगेटिव हैबिट्स में ढालें या ना ढालें। कि मैं प्योर रहकर भी तो उस प्रोफेशन में काम कर सकता हूं ना, कि मैं अच्छी तरह भी तो उस प्रोफेशन में काम कर सकता हूं ना, कि मैं गलत में नहीं जाऊंगा, कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। जब गलत काम नहीं करूंगा तो उस प्रोफेशन में रहकर भी मैं अपने आप को साफ रख सकता हूं। और फिर जब ये रियलाइज होता है कि मेरी प्रोफेशनल जिंदगी, मेरी काम की जिंदगी इस तरह है, ऐसे है, अब मैं इसमें से बाहर निकलूं या ना निकलूं, पर मैं अपने आप को ऑल्टर करना शुरू कर सकता हूं। तो फिर वही बात अपने हाथ में है। फिर अभी बात अपने हाथ में है कि कभी बुरा किया था, हाँ किया था, कि तब मजबूरी थी, कि प्रोफेशनल मजबूरी थी, ऊपर से फोर्स था, मेरे बॉसेस ऐसा चाहते थे, ठीक है, किया था। अब नहीं कर सकता। अब क्यों? मेरे पास छूट है। अब अपने आप को करेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास अभी मौका है ना। यही तो मौका दिया है ना परमात्मा ने कि करो। क्यों हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्यों कहते हैं? कि ब्रह्मचर्य में तुमने शिक्षा प्राप्त की है, एजुकेशन प्राप्त की है। गृहस्थ में तुमने सारी ड्यूटीज निभाई हैं, प्रोफेशन किया है, जॉब्स किए हैं, परिवार पाला है, फैमिली बनाई है। वानप्रस्थ होता है क्लेंजिंग का टाइम, कि अब अपने आप को साफ करना शुरू करो। वही वानप्रस्थ है कि बिल्कुल क्लेंजिंग का काम करो शुरू, कि मुझे सफाई करनी है। जो मैंने इतने सालों से अपने अंदर, दिमाग के अंदर जो भी बैठाया हुआ है, उसको मैंने साफ करना है। तभी मैं सन्यास में जा सकता हूं कि अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, अब मेरा परमात्मा के साथ काम। यही बात है ना सारी। जैसे मर्जी समझ लीजिए आप, पुराने तरीके से समझ लीजिए या नए साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं उसके तरीके से समझ लीजिए, कि अपने अंदर झांकना शुरू करो। हम तो वही कहते हैं, मैं तो वही बात कहता हूँ आपसे। मैं तो वही कहता हूँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ता हूँ, वही आपको बताता हूँ। वो ठीक है, आज साइकोलॉजिस्ट भी वही कहना शुरू कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात, अच्छी बात है कि अपने अंदर झांको भाई।
सारी सॉल्यूशंस, सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस अपने अंदर ही बैठी हुई हैं। साइकोलॉजिस्ट तो बहुत कहते हैं कि डोंट हैव नेगेटिव थिंकिंग वगैरह, नेगेटिव मत सोचो, बुरा मत सोचो, यू नो दे से अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ दैट, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस तरीके से अगर जिस ढलान पे आप पहुंच जाते हो उस पे आप फिसलते ही जाते हो. इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल योर माइंड इफ यू स्टार्ट गोइंग डाउन दैट स्लोप. अगर आप औरों के अगर आप अंदर से वैसे भी खुश नहीं हो और बहुत ही दुखी इंसान हो, तो आप अपना भी बुरा चाहोगे, औरों का भी बुरा चाहोगे, किसी का भला नहीं चाहोगे. दैट विल फॉलो फ्रॉम देयर. तो अपने आप को सबसे पहले अपने आप पे काम करना मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है. हाँ, तो ये सारी दुनिया की जो साइकोलॉजिकल स्टडीज है वो हमारे शास्त्रों से ही तो निकल कर आई है। एग्जैक्टली. वो सब हमारे योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से ही तो निकल कर आई है सारी की सारी। यही तो गीता बता रही है हमारे को। नया क्या उसमें ऐसा क्या है जो कि पहले नहीं था हमारे पास? यही गीता बता रही है ना। कितनी डिटेल में समझा रही है गीता कि कोई थॉट का बीज जो होता है वो मरता नहीं है, उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसको धक्के लगा के हटाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। यही बता रहे हैं आपको साइकोलॉजिस्ट आज, यही बता रहे हैं, यही बताया गीता ने, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं। तो उसमें नया क्या है? हमको तो पता है, यही तो हम अपने शास्त्रों में ढूंढते हैं ना, क्योंकि हमारे वहां से ही तो सारी दुनिया की सारी एजुकेशन और ज्ञान आया है ना। सारा एक ज्ञान, और. सारा हाँ, ज्ञान वेदों से ही तो आया है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल यहीं से सही. हमने सारा कुछ लिया है ना, सारी दुनिया को वहां से ज्ञान आया है ना। तो ज्ञान तो वही है। आप चाहे उसको इस भाषा में पढ़ो या उस भाषा में पढ़ो, इस आदमी का लिखा पढ़ो, उस आदमी का, डजंट मेक अ डिफरेंस। इवेंचुअली तो उसको फिल्टर करके आपने अपने दिमाग में कैसे बैठाना है, ये अल्टीमेट है, फाइनल यही है। ठीक एक है ना? और भी एक ख्याल आ रहा था मेरे 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 दिमाग में. मैं अक्सर ये पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उसमें मैं शेक्सपियर को पढ़ाती हूँ. मैकबेथ उसका एक सबसे बहुत फेमस प्ले है. तो मैकबेथ में जो मैकबेथ है उसके उसके दिमाग में ये ख्याल डाला जाता है. कुछ चुड़ैल उसको बता देती हैं, कुछ चुड़ैलें, कि तुमने जा ऐसे बनना है आगे, फिर और उससे भी बड़ा तुमने बनना है, और उसके बाद तुमने राजा बन जाना है. तो ये सुन के ही उसके दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि मैं राजा बन जाऊंगा, और एकदम से उसी समय उसके ख्याल में ये भी दिमाग में ये भी ख्याल आ जाता है कि मैं राजा को मारूंगा तभी मैं राजा बनूंगा. फिर वो ख्याल को छोड़ देता है, और उसके बाद फिर उसकी पत्नी उसके ऊपर खूब काम करती है कि मैं इसको किसी तरह से फुसला फुसला के आगे बढ़ा बढ़ू के फिर मैं इसको फिर तैयार करूं कि ये राजा को मारने के लिए तैयार हो जाए. और वो हो जाता है. सो उसने जस्ट जब उसने ख्याल को पहले सोचा था, उसने ये सोचा था कि चलो छोड़ो, अब मैं जो दूसरा बड़ा प्रमोशन मुझे मिलना था वो मुझे मिल चुका है ऑलरेडी, तो शायद मैं राजा भी बन जाऊंगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा. एंड ही लेट द थॉट गो. लेकिन वो फिर से जन्मा उसके दिमाग में एट दैट पॉइंट जब उसकी बीवी ने उसको परसुएड करना शुरू कर दिया, और फिर उसके दिमाग में वो बात बैठ गई, और फिर उसने जाके राजा की हत्या की, और आगे जो भी हुआ जो हुआ. बट दैट थॉट, जिस जिस टाइम उसके दिमाग में ये थॉट आया, उन्होंने ये बीज डाल दिया उसके दिमाग में कि ऐसे तुमने ये बनना है, फिर तुमने वो बनना है, और फिर तुमने जाके राजा बन जाना है एक दिन. बस ये बीज डालने की बात थी, और उसका ऑलरेडी दिमाग वहीं पे राजा की हत्या की तरफ चला गया था. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ द ह्यूमन साइकी. वो सोच में सबसे पहले उसके दिमाग में मर्डर यस, था. यस, यही बात है ना। अब या तो उस बीज के ऊपर पानी डालो, खाद डालो, उसको ग्रो करो, उसको हरा भरा करो, प्लांट निकालो, और या उस बीज को कुचल दो। बस दो ही तरीके हैं ना। और इसी में आपका तो पुरुषार्थ है कि आप हाउ बस हाउ हाउ गुड ऑफ अ पर्सन यू आर. आप कितने स्ट्रांग हो मॉरली. अगर आप बीच को कुचल सकते हो तो कुचल सकते हो. बट कुछ जो नहीं होते हैं, इतने थोड़े वीक होते हैं, वीक माइंडेड होते हैं, या टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं, फिर वो फिर बीच को आगे बढ़ने देते हैं. आई थिंक दे बस वांट वही दैट. बात, सारी बात वही है। तो यही बात है ना कि वो जो बीज है, छोटा सा थॉट है ना, वो मन के अंदर थॉट है ना, कर्म फल तो उसका मिलेगा ना। इसी तरह मिलेगा कि कर्म फल ये मिलेगा कि जब वो बीज बढ़ता होएगा, बढ़ता जाएगा तो वो पेड़ बन जाएगा, तो उसका तो फल मिलेगा ना आपको। फिर वो काम करवाएगा, फिर वो थॉट जो है वो वचन में आएगा, वचन से कर्म में आएगा, कर्म से एक्शन में आएगा, एक्शन करोगे तो उसका कर्म फल मिलेगा, तीनों का कर्म फल मिलेगा। एग्जैक्टली और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शेक्सपियर ने बताया कि पहले उसके दिमाग में थॉट आता है,
फिर वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख के बताते कि ऐसे ऐसे मुझे इन्होंने बताया था कि मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा। सो वो फिर उसका कम्युनिकेशन भी हो जाता है। और फिर थर्ड बात ये थी कि जाके हत्या कर भी देता है। सो इट कर्म, लिटरली लीड्स फ्रॉम द थॉट टू द कम्युनिकेशन टू द एक्शन। बिल्कुल मनस वाचस कर्म। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वही वही पैटर्न फॉलो करता है। और मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई टेल देम दिस, हमारे शास्त्र के मुताबिक, देन दे आर वेरी सरप्राइज्ड टू लर्न दैट। मैंने कहा इवन शेक्सपियर जो कि हिंदू अपनी सोच के नहीं थे, पर ही अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल कि ऐसे ही बनता है, दिस इज व्हाट हैपेंस। ज्ञान तो वहीं से आता है ना, परमात्मा ही तो देने वाला है ना ज्ञान। तो उस ज्ञानी को भी तो ज्ञान दे रहा था परमात्मा, जो इसके ऊपर सोच रहा था, डेल्व कर रहा था, थॉट लगाता था, तो उसको भी तो परमात्मा ही अपनी वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है ना ज्ञान। कि पाप कैसे कैसे होता है वही एग्जैक्टली है ना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो वेदों में बांटा हुआ है। तो वैदिक थ्योरीज ही तो दिमाग में घुसेंगी और आएंगी ना, क्योंकि वही ज्ञान है ना, ज्ञान है ही वही। तो ज्ञान का स्वरूप, इसीलिए तो ये इमॉर्टल हो जाते हैं ना, जो ये राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, वो इमॉर्टल होते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको वही ज्ञान मिला हुआ है, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि हमेशा रहता है, यूनिवर्सल है और टाइमलेस है। यही है एक्चुअली ना। वी थिंक कि हम लोग सिर्फ हिंदू हैं जो ऐसे सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये ज्ञान है। दिस ये ज्ञान का असली रूप है। दिस इज नथिंग टू डू विद हिंदू और नहीं क्रिश्चियन नहीं और नहीं व्हाटएवर। नहीं 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 नहीं, कहीं पर भी वेदों में हिंदू नहीं लिखा, कहीं पर भी गीता में हिंदू नहीं लिखा। हम्म गीता में कहीं नहीं लिखा हिंदू हो कि क्या हो। वेदों में या कहीं नहीं एग्जैक्टली लिखा कि तुमको हिंदू होना पड़ेगा। वेद यस कहता है मनुष्य के लिए ये ज्ञान है, बी ह्यूमन। तो ह्यूमन या वही है जो ज्ञान लेता है। यस ये हमारा सत्य सनातन धर्म है जो कि इसी को सारी सत्य इसी को सत्य मानवता का सनातन धर्म। कहते हैं। वो जी सत्य जो कि हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहता है, वो सत्य सनातन है। एग्जैक्टली वही है। एग्जैक्टली। अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, सॉरी। थैंक यू। जी, मैं ये कहना चाहती थी, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन जब हम हमारे ग्रुप में भी हमेशा बात निकलती है मिस्टर राहुल गांधी के बारे में, तो आप हमेशा हमें बताते कि लेट अस नॉट गो टुवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज, आई ऑल्सो डोंट वांट टू रेज इट। लेकिन जैसे इंदिरा जी को हमेशा बहुत उनको जो फील होता है वो मुझे भी फील होता है, लेकिन एट वन पॉइंट of time, I realized that Mr. Rahul Gandhi is representing a negativity of the society, of the political field. So rather than making myself disturbed by his whatever comments he makes, statements he makes, let me filter him out. मैं उसको अंदर आने ही नहीं दूंगी। और एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो यूज टू गेट वेरी मच डिस्टर्ब, जस्ट लाइक इंदिरा जी। लेकिन जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं इस आदमी के थॉट्स को, ये जो बकता है उसको अंदर ही नहीं आने दूंगी, वॉट एवर मे बी हिज रीजंस, फॉरगेट अबाउट व्हाई ही डज दैट एंड आई एम नॉट हियर टू एनालाइज हिम। लेकिन मुझे आपने जैसे बताया अपने माइंड को फिल्टर लगाओ, तो ये जब द डे आई पुट दिस फिल्टर इन माई माइंड एंड आई स्टार्टेड पुटिंग हिम आउट, अभी मुझे कुछ भी नहीं लगता। मेरा माइंड इतना ठंडा रहता है, मैं उसकी कुछ भी न्यूज पढ़ती हूँ, देखती हूँ, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो दिस इज प्रैक्टिकली आई हैव अडॉप्टेड। अरुणा जी, मुझे तो 90% टाइम हंसी आती है। मुझे उसकी बातों पे, उसकी सोच पे, उसकी करनी पे, इवन दो ही इज टेकिंग वेरी सीरियस नेगेटिव एक्शंस, मुझे फिर भी हंसी आती है। यही हंसी आती है कि इंसान नेगेटिव कर करके अपने ही खड्डा खोदता जाता है ना। करेक्ट। तो हंसी यही आती है कि लुक व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल ही इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑलवेज इन आवर लाइव्स। और आपने जो बताया ना वो बराबर फिट होता है। अगर हाँ हमने फिल्टर बिठाया ना, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो और उसका नसीब, वो कुछ भी होने दो उसको, हाँ लेकिन बिल्कुल। हमें जो डिस्टरबेंस आता है वो आना बंद हो जाता हाँ, है। उसको रोक लीजिए ना इमीडिएटली। व्हाई शुड इट इन्फ्लुएंस यू? व्हाई शुड इट करेक्ट। इन्फ्लुएंस यू? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल अच्छा कहा आपने। बड़ा खुशी हुई मुझे ये सुनकर, बहुत खुशी हुई कि ये फिल्टर काम कर रहा है। थैंक यू। बाली जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सबको नमस्ते। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि द रोल ऑफ गुरु फॉर प्यूरिफाइंग आवर थॉट्स
जब सोच की क्लींजिंग के लिए we need somebody to guide us, somebody to push us, to nudge us. Can you elaborate more on that? So when we still struggle to not to come out from that vicious circle of that thought process, is it is the guru or the parents or who can support us in this endeavor? नहीं, Parents तो इसमें होते हैं नहीं होते हैं. इसमें किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर फिंगर करके फिक्स कर देने की कोई जरूरत नहीं होती ना। पहले तो हमारे गुरु हमारे पेरेंट्स होते ही है ना, हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं ना, वो हमारे गुरु होते हैं ना। But फिर हम लोग beyond the स्कूलों point, yeah, beyond सॉरी the point, they are not with us. सॉरी Parents are not with us beyond the point of time. So what happens after that is that if our guidances or our path is correct, हमको पता चलता है कि हम अपने गुरु का चयन सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप ऐसा है कि किताबें उठा लीजिए, बुक्स पढ़िए, उनको अपना गुरु मान लीजिए, क्योंकि वो लिखने वाले इतने सारे हैं, वेरिड राइटर्स हैं, वो सब गुरु का काम करते हैं। True. और या फिर आप ऐसे किसी, जैसे हमारा एक ग्रुप है, ऐसे किसी ग्रुप में, किसी जॉइंट में किसी से बातें सुन लीजिए। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, तो वो सब के सब गुरु हैं इस दुनिया में। तो it's not essential that you will have to name and pick up one guru and just follow that guru and that's what you do. ये जरूरी नहीं है ना। Thank you. गुरु का तो रोल बदलता रहता है ना लाइफ में। मतलब जो गुरु होना चाहिए वो चेंज होता रहता है ना। अब मेरा जो गुरु हाई स्कूल में था, वो गुरु तो मेरे मास्टर्स में नहीं हो सकता ना। They have to change. So it's the same thing when I'm growing in life more and more, my need for my guru is changing. And similarly, मैं जैसी किताबें पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता, मैं उससे डिफरेंट पढ़ता हूँ, तो गुरु चेंज हो गया ना। तो गुरु को सेलेक्ट करिए, चेंज करिए, अडेप्ट करिए अपने तरीके से। हाँ श्वेता जी। Thank you. हाँ जी सर, मेरे क्वेश्चन का काफी कुछ एक्सप्लेनेशन मिला, मनीषा जी ने भी बहुत कुछ अच्छा ऐड किया। तो सर ये जो आपने बताया मनसा वाचा कर्मणा, हम जैसे पहले सोच रखते हैं वो हमारे बोल में आते हैं, उसके बाद उस हिसाब से हमारा कर्म आता है। बट कुछ चीजें जो लाइफ में सिचुएशनल बेस्ड होती है, आपने सोचा नहीं उसके बारे में, ना आपने कभी वो एक्ट किया, बट देन समथिंग सडनली हैपेंस एंड देन यू एक्ट ऑन इट, और आपका जो रिएक्शन होता है तो वो कैसे होता है? जैसे मैंने देखा काफी सुलझा हुआ इंसान भी है, 1 मिनट में कुछ होता है एंड देन दे रिएक्ट। तो वो क्या होता है? वो तो उसने सोचा नहीं, ना उसके मन में था, ना कर्म में था, ना वचन में था, तो फिर वो कैसे हो जाता है? इज इट पास्ट तो ऐसा है संस्कार? कि सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, सिचुएशन तो अराइज हो जाती है, लेकिन रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। तो रिएक्शन से ही वो इंसान की असलियत समझ में आती है। ये समझ में आता है कि वो रियली ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, उस मनुष्य की, उस इंसान की क्वालिटी क्या है, कैसी है, ये उसके रिएक्शन से पता चलता है। और हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, हमको ये पता चलता है कि अरे हम ऐसा रिएक्शन भी कर सकते हैं, तो अगर हम ये रिएक्शन कर सकते हैं तो इसको अगली बार कैसे ना करें, क्यों रोकें अपने आप को। तो उस इम्पल्स को पकड़ना पड़ता है। फिर वही बात कि जो सोई हुई आत्मा के अंदर बैठी हुई चीजें हैं वो सडनली निकलकर सामने आ जाती, तब हमको पता चलता है कि मेरे अंदर ये भी है जो कि कभी निकलकर आ सकता है, कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं थी मगर सडनली मौका मिला तो मैंने एक खून कर दिया, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो था ना अंदर, तभी निकल के बाहर आया ना। तो रिएक्शन को समझो, रिएक्शन को पकड़ो, और जो रिएक्शन सडनली पल्प होते हैं उसके ऊपर स्टडी करो, उसको फिर उसी तरह थॉट को कंट्रोल करो और उसको बाहर निकालो। तो रिएक्शन से ही पता चलता है कि अंदर बैठी छुपी कौन सी डार्क चीजें हैं जिनको हमने आज तक हैंडल ही नहीं किया था। ठीक है ना श्वेता जी? जी सर। वो जो क्लियर हुआ आपने या? एग्जाम्पल दिया कि पिछले पिछले जन्म में कोई लायन होगा तो एग्रेसिव होगा, या जो भी पास्ट आत्मा के संस्कार है वो हम कैरी करते हैं, एंड इट कैन कम एनी टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सोचा नहीं, बट वी रिएक्ट सम टाइम टू सम सिचुएशन। देखिए, जो भी शरीर हमने लिया था, चाहे वो लायन था, चाहे वो कौवा था, चाहे वो भेड़िया था, चाहे वो हाथी था, जो भी शरीर हमने लिया था और मानव था, हर शरीर में हमने यही 4 अंतःकरण चतुष्टय लिए हैं।
हर शरीर में हमने यही इंटेलेक्ट, यही माइंड, यही ईगो, यही मेमोरी, यही लीके हम दोबारा जन्म लेते हैं। हर शरीर के लिए हमको मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार चाहिए। तो ये तो वही है ना, उस मेमोरी बैंक में सारी छाप बैठी हुई है ना मेमोरी की तरह। तो हम जैसे ही उसकी जरूरत पड़ती है वो मेमोरी बैंक हमको पॉप करके दिखा देती है, ये ले भाई, तब तुमने 8 जन्म पहले तूने ये किया था। वो सब आ जाता है। स्किल सेट भी वहीं से आता है ना, स्किल सेट भी वहीं से आता है। किसी आदमी में ये स्किल ज्यादा है, किसी में वो स्किल जाता है, वो भी वहीं से आता है कि ले ये तेरा पुराना स्किल ये था, तू कर इस काम को बहुत बढ़िया कर सकता है, वो भी वहीं से आता है। तो दिस इज हाउ पीयूष दी जी, पॉप। हाँ जी। ये दोनों दोनों तरह चलता है, ये अच्छे में भी चलता है, बुरे में भी चलता है। अगर आप सडनली आपको, जैसे कि आपने कभी तैरा नहीं जिंदगी में और कोई डूब रहा है, तो आप एकदम से कूद जाते हो पानी में उसको बचाने के लिए, दैट्स अ गुड गुड एक्ट। बुरे एक्ट में भी ऐसे हो जाता है कि सडनली आपने सोच लिया कि चलो मैं इसको इसको उठा के मार दूं, और समथिंग और द अदर, व्हिच इज समथिंग दैट यू वुड नॉट हैव डन बिफोर, एवर हैड थॉट बिफोर। ये जो वो आपका जो रिएक्शन है, आई थिंक दैट इज एन इंस्टिंक्टिव, बिकम एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, क्योंकि आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में बैठा हुआ है। तो वही बात है ना कि अगर जो नेगेटिव में चलते हैं, उन नेगेटिव वाले चलने वाले थॉट्स को कॉन्स्टेंटली कट करके, कंट्रोल करके, समझ के हटाया जाए, तो नेगेटिव उठने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, हटते चले जाएंगे। तो आत्मा के अंदर जो इंप्रेशंस पड़ेंगे, जो नए थॉट्स आएंगे, जो पल पॉपअप्स होंगे, वो पॉजिटिव्स ही आएंगे, पॉजिटिव ही उठेंगे। तो ये भी तो अपने हाथ में है, इस कंट्रोल को ही तो करना है ना। यही तो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं ना यहाँ पर, कि तू त्रिगुणा प्रकृति की तरफ ध्यान मत दे, कि ये जो दुनिया बनी है ये इन 3 गुणों से बनी है, जो सत्व रजस तमस हैं, उनसे ही बनी है दुनिया। तो उनकी तरफ ध्यान मत दे, तो उसमें मत टाई अप हो जा, उसका योगक्षेम मत कर, तो उसमें जोड़ तोड़ करके उसकी प्रोटेक्शन का काम मत कर। तो इनसे बाहर निकल जा। तो इनसे बाहर निकलना वही है ना, हम जब दुनिया की हर चीज को छोड़ देते हैं, हर चीज की दुनिया के अंदर ये 3 गुण होते हैं ना, हम जब इन 3 गुणों वाली प्रकृति को छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो नेगेटिव्स हैं वो तो हमको छोड़ने पड़ेंगे। वो तो बोल रहे हैं तू पॉजिटिव्स भी छोड़ दे, मेरे ऊपर डिपेंड कर, मैं जो बता रहा हूं उस बात को सुन। अब वो पॉजिटिव ही बताएंगे ना, ताकि मैं प्रेजुडिस ना हो जाऊं, इसलिए मैं पुराने पॉजिटिव को छोड़ देता हूं, कि पुराना पॉजिटिव मुझे जो सिखाता है मुझे तो वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं नया अडेप्ट नहीं कर सकता। यही बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण इसमें, एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं। यही पॉपअप्स होते हैं जो आते रहते हैं दिमाग में बार बार। ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई मौका आए कि सडनली आपका आपका बिहेवियर बदल जाए, या इंस्टिंक्टिवली आपने एक्ट कर दी, क्योंकि वो आपके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में है, तो कैसे उस समय क्या सोचना चाहिए? क्योंकि कभी कभी तो सोचने का वक्त नहीं मिलता, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एकदम से रिएक्ट करते हो। दैट इज समथिंग दैट इज, इट्स तो ट्रिगर्ड समथिंग जो कि पहले से था। ये भी एक दिमाग की परिस्थिति है कि मैं बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करता हूं। तो इस रिएक्ट करने को मुझे कंट्रोल करना है, कि मैं नहीं, जैसे कांस्टेंट इमीडिएट रिएक्ट ना करूं। नहीं, अगर लाइफ डेथ सिचुएशन हो तो आपको फटाफट एकदम रिएक्ट करना पड़ता है उस समय। ठीक है, व्हाट, वहां पे हाउ कोई यू रिएक्ट? नेगेटिविटी, वहां नेगेटिविटी कुछ है नहीं, वहां इम्पल्स है, करनी पड़ती है, उसको तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और चीज में कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करता हूँ, कि जैसे ही मैं कुछ सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, तो एक रिएक्ट है ना वो, उस रिएक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना। जन्म मरण की बात नहीं हो रही है कि जब मौत के सामने आ जाए तो आप इंसान अपने आप को बचाना पड़ता है, वो तो इंस्टेंट है ही है, वो तो हर एक में होती है ना, हर एक लिविंग बीइंग में होती है। तो वो हमारे अंदर है वो चीज। उसकी रिएक्शन की तो बात हो नहीं, रिएक्शन तो अगर हम कंट्रोल करने हैं, मैं कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करता रहता हूँ सिचुएशन के ऊपर, तो वो भी तो एक चीज है जिसको मैं अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी तो मेरे दिमाग में बैठी हुई है ना। वो तो थोड़ा सस्पेंड करके सोच के, एक दो, चाहे बिल्कुल। एक दो मिनट, सेकंड ही क्यों ना सोचो आप, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू द इट गिव्स यू क्लैरिटी कि मैंने क्या, मुझे क्या करना चाहिए। वो एक पता नहीं कौन सी एक फिल्म देखी थी, मेरा ख्याल था उसमें कमल हासन था। वो बोलता है कि जब गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो फिर जवाब दो।
वो कहता है कि जब गुस्सा आ जाता है किसी की बात सुन के या कुछ कह के, तो उसको 1 2 3 4 5 6 10 तक काउंट करो अपने दिमाग में बैठ के चुपचाप, फिर जवाब दो। तो क्या होगा, वो गुस्से का रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा उतना शार्प जवाब नहीं आएगा। तो यू कैन टेक इट द वे यू वांट टू। रिएक्शन को आपको इमीडिएट इम्पल्स को दबाना है, उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करिए। वही तो अपना थोड़ा सा चिप है ना दिमाग में, जिसमें ये डालना है कि मुझे रिएक्शंस पे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू रिएक्ट, वो भी वही थॉट है, एक ही बात है। वो भी मेंटल ट्रेनिंग से आती है, अपने आप को बहुत ट्रेन हाँ, तो करना ये पड़ता सारा कुछ मेंटल ट्रेनिंग ही तो हो रही है ना। है। ये सारी गीता में जो चल रहा है ये मेंटल ट्रेनिंग ही तो चल रही है ना। ये अर्जुन सही की बात। मेंटल ट्रेनिंग हो रही है ना। तो ये सारा कुछ मेंटल ट्रेनिंग ही है। और कोई बात जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? आज हमने नया श्लोक नहीं पकड़ा, यही बातें होती रही, मगर कोई बात नहीं, अच्छा है। पर आज का पीयूष जी बहुत ही अच्छा। ये मनीषा जी ने एडिशन जो कर दिया मैकबेथ का, बहुत वेरी नाइस। बहुत very well explained. Very well बिल्कुल, वेल, बहुत बिल्कुल। अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मैं तो ताज्जुब में पड़ जाती हूँ जब ये सब मैं पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। आई एम लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, यू नो हाउ अमेजिंग इट इज कि सारी दुनिया का ज्ञान एक ही है, whether it सही is बात, coming from the वेरी west or from the नाइस। east, you know, whatever. Actually, ये these are the things that are making us human. उसके बाद हमने फिर अपने अपने धर्म को अलग अलग नाम देके, you know, we're practicing different things in different religions and all of that. लेकिन एक्चुअली असली धर्म हमारा मानवता का धर्म है। इसी का नाम धर्म है, सिर्फ इसी का नाम धर्म एक है ही, जो हाँ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल Knowledge होता है। जो बिल्कुल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, जो धृति है, ऋतों के हिसाब से, सत्य के हिसाब से है, वही धर्म है। उसकी कोई रिलीजन नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती, कुछ नहीं होता, रेस नहीं होती, कुछ नहीं होता, यूनिवर्सली एप्लीकेबल वही जी धर्म। हाँ। Very good, very good. बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, माइंड कोई और की बात, चिप कोई और काफी साफ हो क्वेश्चंस? गई। वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड। कोई और बात करनी है, कुछ कमेंट और करना है, किसी ने कुछ कहना है? कई बार रेपिटेशन और थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल। समझाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, कई बार जरूरी नहीं तो समझ में नहीं आती ना, बात समझानी पड़ती है ना। बहुत सारा मतलब कचरा जल्दबाजी निकल में नहीं गया। आता। खुशी। क्या कहा मैं जादू? पीयूष जी बहुत सारा कचरा निकल गया। चलिए चलिए, अच्छा है, अच्छा। मैं अब दिमाग आजकल हल्का यही हो गया। मैं Sorry? यही देखती हूँ आजकल। आई ट्राई एंड फाइंड आउट कि इसका सीड कहाँ से आया था, इस ख्याल का। आई ट्राई एंड गो बैक टू द रूट ऑफ द यू नो थिंग कि जो मैंने अभी किया, ये मैंने क्यों किया, और इसका यू नो वेयर डिड द सीड कम फ्रॉम, वो आइडिया कहाँ से आया, ये ख्याल क्यों आया। एंड आई ट्राई एंड एनालाइज दैट कभी कभी, यू नो, जब होता है, मौका यही मिलता है बहुत तो। जरूरी है, बहुत जरूरी है, यही तरीका है करने का। ठीक है जी, एनीबडी एल्स, एनी बहुत कमेंट्स? बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक Thank यू। you. Thank you. धन्यवाद। Namaste. तो नमस्ते। अगली बार मिलें, फिर अगले नमस्ते। सैटरडे को, फिर Thank 48 से you. शुरू करेंगे होपफुली। Thank you. नमस्ते सबको, थैंक यू फॉर Namaste. ज्वाइनिंग। नमस्ते। नमस्ते जी।